हो जाएगा बेटा धीरे धीरे, नीट तो नहीं होगा बेटा धीरे धीरे, नीट में तो मेहनत लगेगी, है ना। तो हम थोड़ा सा मिरर देख लेते हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें कहाँ जाना है ना। यो ये यो बात यो यो मैम। तो हम ये चैप्टर कर रहे थे प्लांट ब्रीडिंग, मैं इसके लास्ट पेज पे जा रही हूँ। यो यो मैम। यो यो मैम। तो देखो, अगर मैं नीट में आपको रैंक की बात करूँ, इफ यू वांट एमबीबीएस और आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट राउंड ऑफ एमबीबीएस फर्स्ट में निकल जाए, इफ यू रियली वांट एमबीबीएस फर्स्ट में निकल जाए। अब एमबीबीएस में एक तो है आपके कॉलेजेस, सारे दुनिया के कॉलेज आते हैं, यो यो ठीक है। ये आता है, लेट्स से ये आ रहे हैं हमारे हिमाचल के, आप सभी हिमाचल से है ना। यो यो मैम। यो यो मैम। हमारे कॉलेजेस आते हैं, कॉलेजेस ऑल इंडिया, दैट इज ऑल इंडिया, पूरे इंडिया के कॉलेजेस आएंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग अलग भरी जाती है, ठीक है। और फिर लास्ट एक आता है हमारे पास एम्स, है ना। एम्स की काउंसलिंग का अलग, एम्स की काउंसलिंग ऑल इंडिया लेवल पे आप भरते हो, ठीक है, या ऑल इंडिया ही होती है, आप अलग से बिलासपुर नहीं भर पाओगे, ऑल इंडिया पे ही आप भरोगे, राइट। तो अगर आपको चाहिए, देखो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्या कहते हैं कैटेगरी सिस्टम हियर, व्हाई, बिकॉज हर साल रैंकिंग तो चेंज होती है ना, मार्क्स की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, इस बार कट ऑफ बहुत हाई गई है, राइट। तो मुझे नहीं पता अगली बार कितनी हाई जाएगी, कितनी लो जाएगी, मैं तुमको इतना बता सकती हूँ कि कब तुम फ्री हो सकते हो कि हाँ यार मेरे को कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको एम्स में चाहिए, यू नीड टू स्कोर 650 प्लस, ठीक है, 650 से ज्यादा आपको नंबर लाने पड़ेंगे, कितने में से, 720 में से, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि ये जाता है एम्स में, इतना कट ऑफ चला जाता है एम्स में, नॉर्मल है ये, इतने कट ऑफ के बच्चे वो ले लेते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप ऑल इंडिया में कॉलेजेस की बात कर रहे हो, अगर यू रियली वांट अ कॉलेज, आपको कम से कम नहीं तो 550 से ऊपर अपने नंबर रखने पड़ेंगे, 720 से, 720 आउट ऑफ 550 आप अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया। अगर आप सिर्फ हिमाचल तक रहना चाहते हो ना, अगर आपको हिमाचल के ही किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तब भी आपको लगभग आराम से नहीं तो कम से कम 500 टू 550 में बोल सकती हूँ कि आपको चाहिए, तो घर के पास कॉलेज चाहिए तो इतने नंबर लाने हैं, तो आप समझ रहे हो कि आपको 5 की लाइन में एंटर करना यो है ना, यो मैम। अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो जो सच है ना, तो सच है वो, अभी देख लो, अभी कौन सा मंथ है, अगस्त चल रहा है ना, अगस्त, फिर आएगा सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, दिसंबर। उसके बाद हमारे पास आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च में तो आपको स्कूल के पेपर है, मैं मार्च हटा रही हूँ, मार्च में आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे नीट के लिए, है ना। उसके बाद बचेगा क्या, अप्रैल, अप्रैल। आ जाएगा। कितने मंथ बचे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 सेवन। 7 मंथ्स है, 7 मंथ्स आर सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर नीट, बिल्कुल प्रिपेयर फॉर नीट के लिए सफिशिएंट है। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो क्यों नहीं होगा, आपको कितना सारा थोड़ी पढ़ना है, इतने में हो जाएगा अगर आप डेडिकेशन से पढ़ते हो तो। जो आपका अप्रैल है वो सारा का सारा आपका अप्रैल जो जाता है वो रिवीजन में जाता है ना। आपने 11th 12th जितनी पढ़ी आप सिर्फ रिवीजन कर पाओगे, कुछ नया नहीं पढ़ पाओगे, सोचना भी मत नया पढ़ने की, क्योंकि नया पढ़ने का टाइम ही नहीं होता, ठीक है। अब वैसे भी डरे हुए होते हो, आप सोचो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट आपको 11th 12th के पढ़ने हैं, तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे एक महीने में, तो अप्रैल तो आपके हाथ से चला जाता है। फेब्रवरी में आपका फोकस ज्यादा स्कूल की तरफ जाने लग जाता है ना। तो देखो अभी आपके पास जो बचा है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर का गई मैं बीच में, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 7 मंथ्स अब बचे हैं, है ना। मैं अप्रैल को रिवीजन के लिए रख रही हूँ, जो सबको करनी ही पड़ेगी, राइट। अगर मैं अगस्त की बात करूँ तो अगस्त में आपका बायोटेक खत्म हो जाएगा, बायो में तो आपकी बनेगी इकोलॉजी, इकोलॉजी आई ट्राई कि सितंबर में खत्म हो जाए, थोड़ा मुश्किल है, मैं एक हफ्ते के लिए सितंबर में जाऊंगी, तो एक हफ्ते के लिए आपके सब्स्टिट्यूट टीचर तो आ ही जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त सितंबर या मैक्सिमम अक्टूबर मिड तक हमारा 12th खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स नवंबर एंड दिसंबर बचा, नवंबर एंड दिसंबर विल बी डेडिकेटेड टू 11th के जो सबसे मेजर चैप्टर्स है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इनसे और ये समझ भी जल्दी आ जाती है, तो हम इस पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो नवंबर और दिसंबर में हम अच्छे से 11th पे फोकस करेंगे। मैं 12th नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं आपको 12th पढ़ा चुकी हूँ सारा, आप डाउट्स पूछ सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, लेकिन हम 11th पे फोकस करेंगे, राइट। जनवरी और फरवरी में आपके चलेंगे फुल स्टेबस टेस्ट। देखो ध्यान से सुन लो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 12th के बाद कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि आप नर्सिंग में जाओ, आप बीडीएस में जाओ, एमबीबीएस में जाओ, वेटनरी में जाओ, पेपर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, सरकारी कॉलेज चाहिए तो, नहीं चाहिए तो बात अलग है, और सरकारी कॉलेज में नंबर चाहिए, अगर आपके नहीं आते हैं ना 60% से ऊपर कहीं पे भी, तो सीट मिलनी बहुत डिफिकल्ट होती है, आपको वेट करना पड़ता है 3 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग का, वो बच्चे और माँ बाप दोनों बहुत परेशान होते हैं, इसलिए मैं टाइम लेके समझा रही हूँ। देखो फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होंगे, दैट मीन्स आपने जितना भी, मैं पूरा 11th तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, तो पूरा 11th बहुत ज्यादा है, आपने जितना भी 11th पढ़ा है और आपने सारा 12th पढ़ा है, अगर मैं आपको लगा लूं ना हिसाब, तो आपका 12th में से आ जाता है लगभग 49% पेपर,
और 11th में से आता है आपका कम से कम 50, कितना हो गया 51%, ठीक है। सो वी विल ट्राई कि मैं आपको कम से कम नहीं तो बायोलॉजी एटलीस्ट 80% की तो मैं क्लास में करा दूं। कुछ तो आपको खुद भी करना पड़ेगा, राइट। अगर हम 80% की बायोलॉजी करके जा रहे हैं तो यार वो जो पेपर आने वाला आपका 360 मार्क्स का, वो क्यों नहीं होगा क्रैक। आपको ऑप्शंस भी तो होते हैं ना क्वेश्चन सिलेक्ट करने के, है ना। तो हम 360 मार्क्स में 90 क्वेश्चन है, या 90 क्वेश्चंस में हम अपने क्वेश्चंस तो निकाल ही लेंगे ना, राइट। 80 मार्क्स में आप एक्चुअल में 360 मार्क्स ला सकते हो। पूरे नंबर लाना बहुत चांस फैक्टर है कि सारा पेपर ऐसा आ जाए जहां पे आपको अपने मतलब के क्वेश्चन मिल जाए। तो मेरा जो एम है वो ये है कि सोचो, जैसे इमेजिन अगर 720 में से बायोलॉजी क्यों अच्छी होती है और बायोलॉजी में नंबर क्यों कम आते हैं, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर 720 नंबर का पेपर है, अगर तुमने सिर्फ बायो में 300 मार्क्स लिया है तो तुम्हें कितना बड़ा एज मिल गया। तुम्हें 500 की लाइन में नंबर लाने थे ना टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए, तुम्हारे 300 सिर्फ बायो में आ गए। यार तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 नंबर नहीं ला पाओगे, क्या बात कर रहे हो। तुम सोचो अगर तुम सिर्फ 12th भी पढ़ के जाओगे तब भी इतने नंबर आ जाएंगे, है ना। अगर कभी पीवाईक्यूज लगाए हैं, आपने देखा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में सर लगवाते हैं, तो आपने देखा होगा इतना मुश्किल नहीं है कि आप बायो में 300 नंबर भी ले आओगे ना, तब भी फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 मार्क्स लाके आप आराम से क्रैक कर सकते हो, बहुत आराम से। एटलीस्ट आईजीएमसी शिमला या चंबा आराम से मिल जाएगा आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, और उसका अपना ही मजा होता है। और पता है जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं ताकि उनकी कॉलेज की जो फीस है वो गवर्नमेंट से हो जाए, बुक्स या कुछ भी किसी भी तरीके की हेल्प हो सकती है वो गवर्नमेंट से हो जाए। तो आप ही बताओ ना, अगर कोई आपकी मदद करना चाहता हो तो आपको उसको कुछ देना तो पड़ेगा ना, तो आप उसको लाके मार्क्स देते हो कि मैं कैपेबल हूँ, आई नीड फाइनेंशियल हेल्प। तो उन बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है, और एक्चुअली मिलती है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, कहीं ना कहीं से अरेंज करवा दी जाती है, हो जाती है। देखो पीपल ऑल्सो वांट कि उनकी मदद करे जिनको मदद की जरूरत है, पर सोचो किसी के नंबर भी नहीं आ रहे, वो बच्चा मेहनत भी नहीं कर रहा, फिर उसकी मदद कैसे करेगा ना कोई, राइट। आपके जो अभी जो आपका मेजर टेस्ट हुआ था उसका पर्पस क्या है। मेजर टेस्ट से आपको ये देखना है आप कहाँ लाई करते हो, कि आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। क्योंकि मेजर टेस्ट में वही सिलेबस आया जो कभी नीट में भी आने वाला है। तो अगर मेजर टेस्ट में आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में देखनी है, अगर तो आप 300 तक पहुंच गए हो बायो में तो बायो अभी ठीक चल रही है। 300 तक आपको बायो में पहुंचना है, बाकी सब्जेक्ट में और ऊपर जाओ, लेकिन 300 बायो में लेकर आने हैं। 300 से नीचे जा रहा है तो यू आर इन ट्रबल, तुम्हें इसे बैलेंस करके रखना है, कि बायो नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा नंबर खाती है ना। दूसरा तुमको देखना है कि तुम्हारे कितने मार्क्स है। अब अगर तुम, मैं कह रही हूँ 500 तक आने चाहिए, तो तुम देखो कितने पीछे हो। तुम्हारे नंबर 300 में आया तो कितने पीछे हो, 200 में आया तो और पीछे चले गए, 100 में आया तो बिल्कुल ही खराब चल रहा है ना। अगर आपके 300 से ऊपर मार्क्स आए हैं तो आप अच्छे, मतलब आप इंप्रूव कर सकते हो बहुत जल्दी। 300 से 500 के पास पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है एज कम्पेयर टू 100 से 500 के पास। तो आपको अपने मेजर टेस्ट के मार्क्स, मैंने कहा था हमेशा टेस्ट के मार्क्स लिखो, वो आपको बताते हैं आप क्या कर रहे हो। तो डेट डालो और मेजर टेस्ट के पूरे मार्क्स लिखो कितने आए, सब्जेक्ट वाइज कितने आए, और फिर उसके नीचे आपका टारगेट क्या है। आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है ताकि अगले टेस्ट में आपको याद रहे कि मेरा टारगेट क्या था, मुझे वहां पहुंचना है। अगला मेजर टेस्ट होगा वो आपका सितंबर में। सो मेक श्योर कि अब सारे जितने चैप्टर्स आप इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि अगले मेजर टेस्ट तक आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आ जाए। समझ आई कैसे करते हैं इसे। बाकी बाकी जो बोलते हैं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। होता उसी का है जो काम करता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा बैठे बैठे। सोचने की बात है ना। तो झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, दिस इज द रियलिटी। तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारे साथ हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर तुम क्वेश्चन नहीं लगा के आओगे और पूछोगे नहीं डाउट, तो फिर मेहनत अधूरी रह जाएगी ना। अभी तुम्हारी क्लास अच्छे से रिस्पॉन्स देती है, पर इट्स नॉट अबाउट द क्लास, इट इज अबाउट यू इंडिविजुअल। तो फर्क नहीं पड़ता क्लास में 28 बच्चे हैं या 2800, अगर आप एज ए इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, एज ए इंडिविजुअल आप अपने डाउट नहीं पूछ रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, बोल नहीं रहे हो, तो फिर आपका लॉस है ना। तो शिल्पी को सिर्फ अपना देखना है, जगदीश को सिर्फ अपना देखना है, और किसी का नहीं देखना है। तो लुक एट योर सेल्फ, आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको कहाँ जाना है, देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। जब आप धीरे धीरे प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसी पॉइंट से हम लोग जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी थ्योरी हो सकती है उतनी करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, राइट। समझ आया। तो अपना टारगेट अपने माइंड में क्लियर करके चलना, क्या टारगेट है तुम्हारा, ओके। हाँ चलो मुझे फटाफट से बोल बोल बोल। मैम अगस्त में नहीं होगा मेजर टेस्ट अब? क्या चीज?
मैम मेजर टेस्ट। अगस्त में तो हो गया ना तुम्हारा मेजर टेस्ट? यो मैम। एक मंथ में एक बार होता है मेजर टेस्ट, ठीक है? चलो बेटा यो मैम। बताओ, रेज योर हैंड व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए कौन बात करेगा? नहीं सॉरी, पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात होगी, पहले वो आई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन की कौन बात करेगा? हाँ जी, वी हैव ओनली प्रिया एंड प्रीति एंड प्रिया, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ के आया? तो मैं मान लूं इनको इंटरेस्ट है मेडिकल क्रैक करने का। सिर्फ एमबीबीएस की बात नहीं है, कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, किसी भी कॉलेज में जाओगे एंट्रेंस देना पड़ेगा। गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, प्राइवेट सीट चाहिए तो फिर वो आपकी चॉइस है, फिर उसके लिए तो मैं फोर्स ही नहीं करूंगी, वो तो वैसे ही मिल जाएगी, है ना? बताओ भाई कौन बताएगा? प्रीति बस, चल प्रीति बता बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसमें प्रोडक्शन, फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ये लॉन्च हुआ था। फूड में कौन से दो मेन फूड थे, फूड आइटम? राइस मेनली एंड राइस एंड व्हीट। बेटा अगर आंसर देना है तो हाथ खड़ा कर, जब वो दे रही हो तो बीच में मत बोलो, है ना? गलत बात है ना? हाँ बता बेटा, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, पता है आपको? अच्छा नीता आपको पता है बेटा? मैम एमएसएस स्वामीनाथ। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वो नहीं है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है वो। तो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है वो है स्वामीनाथ जी, है ना? यो मैम। और वैसे कौन थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की है, जिनकी रिसर्च इंपॉर्टेंट थी? डॉक्टर एन.ई. बोर्ड। बॉर्डलॉग, कल पढ़ा था ना हमने। और इनके साथ जिन्होंने काम किया था दैट वाज विलियम गॉड, विलियम, मुझे सरनेम नहीं याद है, विलियम शायद गॉड है, पर मेरे को सरनेम नहीं आता, तो मैं गलत नहीं लिखना चाहूंगी, ठीक है? बेटे ग्रीन रेवोल्यूशन में व्हीट और राइस की कल्टीवेशन को इंक्रीज किया गया था, और किस कैसे इंक्रीज किया गया था? जो नॉर्मन बॉरलॉग थे उन्होंने क्या डेवलप किया था, कौन सी वेराइटी डेवलप की थी? कल ही पढ़ा था हमने, मैम पढ़ा था हमने? नहीं पढ़ा था, सेमी डॉर्फ वेराइटी ऑफ व्हीट एंड राइस, नहीं तुमने नहीं पढ़ा था। उन्होंने व्हीट और राइस की सेमी डॉर्फ वेराइटी डिस्कवर करी थी, इसलिए वो फिर पूरी दुनिया में फैल गई थी, क्योंकि जो सेमी डॉर्फ थे, देखो एक होता बड़ा प्लांट, एक होता छोटू प्लांट, और एक होता मिडिल हाइट का प्लांट। जो मिडिल हाइट का प्लांट था ना वो जल्दी ग्रो भी करता है और उसको हार्वेस्ट करना भी इजी है। तो ये इनकी मेन डेवलपमेंट थी, इनको नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, क्योंकि इनकी जो रिसर्च थी मैक्सिको में थी, वहां से डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया और पाकिस्तान ने इनकी रिसर्च को लिया और अपनी कंट्री में क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाई इन्होंने। लगभग एस्टिमेट करते हैं कि अराउंड 2 बिलियन लोगों को खाना मिला इनकी रिसर्च की वजह से, तो इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो क्रॉप था उसकी प्रोडक्शन बढ़ी, शाबाश। कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक था, कुछ आइडिया? हाँ दीक्षा, 1960 से चला था ये, है ना? लंबा चला था, एग्जैक्ट डेट्स नहीं है इसकी, 96 से आगे अलग अलग फेजेस में चला, शाबाश। तो ग्रीन रेवोल्यूशन डन है। चलो अब मुझे बताएंगे आप लोग व्हाइट रेवोल्यूशन। पायल यस मैम। बता बेटा, व्हाइट रेवोल्यूशन किस बारे में था? मैम व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ये हाँ। 1970 में स्टार्ट हुआ था। एक सेकेंड, ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, वेरी गुड। कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में। हाँ, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर गवर्नमेंट ने व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे लिखा है। आगे बता। मैम जो इसके फादर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो है डॉक्टर वर्जिनिस क्यूरियन, और इंडिया में मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। वर्जिस, एंड इन इंडिया मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, हाँ सॉरी। इसमें इंडिया के पास पहले मिल्क की डेफिशिएंसी थी, और इस रेवोल्यूशन के आने के बाद जो है इंडिया जो है
लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। शाबाश, गुड। तो पहले क्या था, मिल्क हमारी कंट्री में था काफी कम था, तो क्या होता था, मिल्क गांव में, जैसे किसी गांव में भैंसे, उन्होंने मिल्क बनाया, अब कोई मिडिल मैन आके इनसे मिल्क खरीदेगा, फिर मार्केट में जाके दूसरे प्राइस में बेचेगा, है ना। तो उसको तो प्रॉफिट हो गया मिडिल मैन को, लेकिन ये जो प्रोड्यूसर है उसको नुकसान है, उसको कम पैसे मिल रहे हैं, और जो कंज्यूमर है वो ज्यादा पैसे में खरीद रहा है, उसको भी नुकसान है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन ने क्या किया, मिडिल मैन को हटा दिया, उसने कहा हमें तुम नहीं चाहिए कि कहीं पे किसी भी दाम में दूध बिक रहा है। वो कह रहे हर हर जिसने जिस भी घर से दूध आया है सबको सेम पैसा मिलेगा, और जितने प्रोड्यूसर खरीद रहे हैं सब सेम पैसे पे ही खरीदेंगे। इसलिए जो मिल्क का रेट है, अगर यहाँ पे 30 रुपीज का पैकेट आ रहा है, तुम्हारे वहां पे 30 रुपीज का पैकेट आएगा। ठीक है, तो ये व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से हुआ। पहले फर्क था, हो सकता है हिमाचल में सस्ता मिलता होता है, यहाँ पे ज्यादा महंगा मिलता है, क्योंकि मैं शहर की साइड आ गई हूँ। बिल्कुल, तुम्हारे वहां फिर भी तुमने कहीं पे आपको पास में फार्म मिल जाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा, है ना। तो ये जो भेदभाव था उन्होंने मिटा दिया। तो व्हाइट रेवोल्यूशन ने क्या किया, इंडिया में मिल्क की प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको इजी कर दिया। तो कैसे किया, इसके लिए जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा मदद करी, दैट वाज अमूल। अमूल का बहुत अच्छा रोल था। अमूल का था ना, कि मदर डेयरी, लेकिन मदर डेयरी ना, यो मैम। मदर डेयरी सॉरी, मदर डेयरी का बहुत यूज था। मदर डेयरी जिनकी थी वो गुजराती बिजनेसमैन थे, उन्होंने इसमें बहुत हेल्प करी। वो क्या करते थे कि अभी भी वैसे होता है कि जितने भी गांव एरियाज हैं जहां पर दूध की प्रोडक्शन होती है, वहां से मिल्क को भर के मदर डेयरी के सेंटर पे ले आएंगे, फिर वहां से वो आगे ट्रांसपोर्ट होगा। तो मिडिल मैन का काम क्या था, वो कोई भी रेट पे करता था ना, लेकिन मदर डेयरी एक सेम रेट पे सबको मिल्क प्रोवाइड करेगा, और वो सेम ही रेट पे सब किसानों से मिल्क खरीदेगा। ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस होगी। अब पहले सिर्फ हाथों से दूध का होता था, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट के लिए मशीनें आ गई, तो ज्यादा साफ रह जाता है दूध, ठीक है, जल्दी कंटेमिनेट नहीं होता। तो व्हाइट रेवोल्यूशन ने क्या किया, पूरे इंडिया में दूध की प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा दिया, वो बहुत यूजफुल हुआ। जो दूर दूर के एरिया थे, फिर उन्होंने मिल्क पाउडर बनाना स्टार्ट कर दिया। मिल्क पाउडर से क्या होता है कि जो मिल्क का न्यूट्रिशंस है वो उसी में रह जाता है, और वो लोग जिनके पास मिल्क नहीं जा सकता, वो ऐसी जगहों पे रहते हैं कि टाइम से मिल्क ना पहुंच पाए फ्रेश, तो वो पाउडर को यूज कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा रेवोल्यूशन था, व्हाइट रेवोल्यूशन। इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। करेक्ट। और कोई पॉइंट जिसको पता हो ऐड करना चाहे। तो ये एनडीडीबी के नाम से भी जाना जाता है, एनडीबी फुल फॉर्म, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है ना, वो उन्होंने इसको रेगुलेट किया। ये नेशन का पूरा प्रोग्राम है ना, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है जो इस सबको रेगुलेट कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट Yes, ऑफ इंडिया का एक पार्ट है वो, है ना। यस मैम। गुड, नाउ बढ़ के आयो, शाबाश। ब्लू रेवोल्यूशन, नीलम बता बेटा। चल प्रिया तू बता दे। मैम अच्छा नीलम बोल रही है, बोलो बोलो। मैम इसके फादर जो है वो D.R. अरुण कृष्णा और हीरालाल चंद को माना जाता है। हाँ इसको 1985 से 1990 तक लॉन्च किया गया था। हाँ, 1990 तक के चला आगे, है ना। गुड, शाबाश। 10 साल का था ना ये, नहीं 1995 टू 1990, 5 साल का प्रोग्राम रन किया था ये, सॉरी। मैम 1985 से नहीं था? हाँ वही बोल रही 1985 85 to 90 तक। तो 5 ईयर वाला प्रोग्राम कौन सा था? यही था वो, मे बी। हाँ यही था मैम, 1985 to 1990 मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, मुझे याद है। यही था। हाँ बेटा यही है, 5 ईयर का। वही तो कह रही हूँ, कोई था जो छोटा था, 5 ईयर वाला ये था। एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन था जिसमें ज्यादा था। मैंने लिखा हुआ था कि अगर तुम लिख के ना आए हो तो मैं तुम्हें भेज दूंगी, वैसे मैं तब भी भेज दूंगी, वैसे तुमने लिखा हुआ है ऑलरेडी। हाँ बताओ बताओ। और मैम मतलब इससे ज्यादा फूड की प्रोडक्शन हो सकती थी, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, गुड। इसमें कुछ और ऐड करोगे बच्चों, एनीवन? नहीं, चलो कोई ना, आंसर सही है तुम्हारा। इसमें बेसिकली क्या था ब्लू रेवोल्यूशन में, कि जो एक्वा कल्चर है बेटा, एक्वा कल्चर में फिशेज और प्लांट्स दोनों आते हैं या सिर्फ फिशेज आती है? दोनों आते हैं। तो क्या है एक्वाकल्चर का, कि सबसे पहले उसको मेंटेन करने के लिए जो मशीनरी चाहिए और जो टेक्निक चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो नहीं थी।
ठीक है। तो एक्वाकल्चर बहुत ढंग से एक्सप्लोर्ड एक एरिया नहीं था, और लेकिन हमारे पास बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, साउथ तो चारों तरफ से पानी से कवर ही है। तो एक्वाकल्चर को सपोर्ट करने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। इसमें क्या किया कि जितनी भी टेक्निक्स थी, बहुत डिटेल में आप इसके बारे में ज्यादा देखोगे भी नहीं, तो इस प्लान में क्या किया गया था कि जितना भी हमें समुद्र से मिलने वाला प्रोडक्ट है हम उसको इंक्रीज कर पाए, क्योंकि बहुत सारी मछलियों के ऑयल से मेडिसिन बनती है ना, और ये बहुत अच्छा फूडर है, बहुत अच्छा खाने का सोर्स है लोगों के लिए, क्योंकि जितना मछली में अमीनो एसिड होता है वो किसी और चीज में मिलता नहीं है ना। एक मछली में 20 to 20 अमीनो एसिड होते हैं, जो इसेंशियल अमीनो एसिड आपकी बॉडी को चाहिए, तो बहुत अच्छी होती है मछलियां सेहत के लिए। तो क्या करा था ब्लू रेवोल्यूशन ने कि ये जो एक्वाकल्चर का पूरा सिस्टम था ना उसको बहुत टेक्निकल कर दिया था, उसमें और ज्यादा एडवांसमेंट कर दी, नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कर दी, ताकि ये वाली जो फील्ड है पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से फैल पाए, इंडिया में बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। तो बेसिकली जो मच्छी मार्केट है उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा कर दिया गया, और जाके इससे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट भी कर पाए, राइट। तो ये 3 रेवोल्यूशन थी जो 1 by 1 आई। ग्रीन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर व्हाइट रेवोल्यूशन आई, और फिर साथ साथ ब्लू रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। क्लियर? डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड एक्वाकल्चर का आउटपुट है वो मिड 20th सेंचुरी में मतलब कौन सा प्रेजेंट बेटा? हुआ। ब्लू मतलब एक्वाकल्चर, ये जो हाँ, ब्लू रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन है ना, एक तो ग्लोबल लेवल पे हो गई, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लोग अपने लिए पढ़ते हैं, मैं नीट के पर्सपेक्टिव से कर रही हूँ, तो हम फिर उसमें इंडिया में आ जाते हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुई तो मैक्सिको में स्टार्ट थी, बॉर्लॉग ने करी थी और विलियम ने, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री में क्या था, हम वहां से उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम इंडिया के रिस्पेक्ट में इस डेट को बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी आगे चले। प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग स्टेप कर गए थे, प्लांट ब्रीडिंग। अच्छा, ये वाला पार्ट नहीं करा था बेटा आपने? नो मैम। आ जाओ। देखो, इसलिए आपको बर्लो के बारे में नहीं पता था। देखो, अब हम प्लांट ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग जो सबसे ज्यादा मिला, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में भी देखा, व्हीट एंड राइस का ही था, क्योंकि हर घर में चावल और रोटी तो बेसिक फूड है ना, इंडिया में हर घर में बनता ही है, राइट। तो व्हीट और राइस की ऐसी वेराइटी आ गई थी जो इजी थी कल्टीवेट करने के लिए, उसमें कम पेस्टिसाइड्स यूज होते थे, इजी थी कल्टीवेट करने के लिए, और बहुत आराम से हार्वेस्ट होती थी। पेस्टिसाइड कम यूज कर रहे थे तो केमिकल कम यूज हुए। कल्टीवेट करना मतलब खेत लगाना, और हार्वेस्ट करना मतलब खेत जोतना, जब हम उसे काट के यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो इसके लिए इसकी जो सेमी ड्वार्फ वेराइटी है, देखो एक होता है ड्वार्फ बोना, एक होता है टॉल लंबा, और एक होता है सेमी ड्वार्फ जो बहुत टॉल नहीं है, मिड में है कहीं। तो मिडिल हाइट के जो चावल और आटे के जो प्लांट बनाए थे वो किसने बनाए थे? नॉर्मन ई बॉरलॉग ने, राइट। फादर ग्रीन रेवोल्यूशन के, पर इंडिया में जो थे वो स्वामीनाथ थे, जिन्होंने जब इनको पता चला कि ये टेक्निक डेवलप हो गई है तो उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी कंट्री में इससे मदद करो। तो इन्होंने वो वेराइटी यहाँ पे एक्सपोर्ट करी, और उसके बाद इंडिया के जितने भी खेत थे, जैसे पंजाब से ये स्टार्ट हुआ था इम्प्लीमेंट होना, तो इंडियन खेतों में वो सीड सप्लाई किए जहाँ पे सेमी ड्वार्फ वेराइटी डेवलप हो, तो बहुत मदद मिली थी इससे हमारी कंट्री को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा बेटा? वो पूछ लेंगे व्हीट की कौन सी वेराइटी और राइस की कौन सी वेराइटी, यू हैव टू लर्न। देखो, व्हीट कैसा होता है, जो अगर आपने कभी देखा है कच्चा व्हीट तो कैसे रंग का दिखता है? ग्रीन। ग्रीन। अच्छा, पक जाता है तो कैसे दिखता है? गोल्डन। येलो गोल्डन नहीं दिख रहा है? मैम। इसीलिए सोनालिका। तो येलो गोल्डन दिखता है ना, गोल्ड गोल्ड यानी सोना। तो याद रखना, दो वैरायटी है सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, सोनालिका और एक है, क्योंकि जब ये आया लोगों का कल्याण हो गया तो हम याद रखेंगे कल्याण सोना। तो सोनालिका एंड कल्याण सोना 2 वैरायटी ऑफ व्हीट, क्योंकि वो सोने जैसी चमकती है, ठीक है। चावल की जो वैरायटी आई है सेमी ड्वार्फ, दैट इज हिंदी पिक्चरों की हीरोइन, दैट इज जया एंड रत्ना। तो जया एंड रत्ना दोनों चावल बना रही है किसी पिक्चर में, ऐसे याद रख लेना। क्लियर? अब सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो व्हीट की बनी है उसके लिए एक एग्जांपल है यहाँ पे आपसे मेंशन करते हैं कि जो राइस की वैरायटी बनी है इसको, इनके पेरेंट कौन थे? तो जिनके पेरेंट यूज हुए हैं इन्हीं की वैरायटीज यूज हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट। IR8 को आप क्रॉस करा दो टाइचुंग से, टाइचुंग, देखो ये याद करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो टाइचुंग इसके आगे भी था, नेटिव 1, टाइचुंग नेटिव 1 और IR8 को आप जब क्रॉस कराओगे तो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज निकलती है। क्वेश्चन पता क्या आया था कि ये जो क्रॉस है हुआ कहाँ पे था? तो ये क्रॉस डेवलप कहाँ हुआ था? IRRI शॉर्ट फॉर्म है ये, तो इसकी फुल फॉर्म याद करनी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इट स्टैंड्स फॉर
International International Rice Research Rice Research Institute. वेरी गुड, इट्स इन फिलीपींस, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका नाम इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं एग्जाम्पल। मूविंग ऑन, आपने भी नहीं करा था है ना। देखो अब ये जो डब्बे है ना एनसीईआरटी में, ये बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको करने पड़ेंगे, ये जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या है कि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से मैंने ऐसा प्लांट बनाया जो डिजीज के रेजिस्टेंट है। तो मेरे पास एक बीट की वैरायटी है जिसको कीड़ा नहीं लगता, ठीक है। तो मुझे ना उस बीट की वैरायटी का नाम भी पता होना चाहिए और कौन सा कीड़ा उसे नहीं लगता ये पता होना चाहिए। तो जितना इस डब्बे में है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक वैरायटी क्रॉप है वीट और उसकी एक वैरायटी है हिमगिरी। तो हिम से आपको मेरे को पत्थर ऐसे पहाड़ याद आते हैं, ठीक है। तो एक वैरायटी है जिसका नाम है हिमगिरी। तो हिमगिरी वैरायटी पे जो वीट है उसको कौन कौन सी बीमारी नहीं होती, उसको लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट नहीं होता, ठीक है। पहाड़ों पे कभी जंग नहीं लगता, तो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट नहीं लगता, रस्ट मतलब जंग जैसा, ठीक है। और उसको कभी हिल बंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो हिल पे ही रहता तो उसको हिल बंट नहीं होता। किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, पर आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि वो आपसे पूछ लेंगे कि ये जो हिमगिरी है किसकी वैरायटी है, और देख के पता नहीं चलता। तो याद रखना, हिम से तुम्हें पहाड़ याद है और पहाड़ से तुम्हें वीट याद है, कि हमने वीट की बात करी थी। अब बिना खाना खाए तो पहाड़ों पे चढ़ने नहीं जाओगे ना, थक जाओगे। यो मैम। नेक्स्ट इज ब्रासिका। ब्रासिका मुझे कैसे याद है, ब्रासिका मुझे याद है ब्रो से। ब्रासिका इज ब्रो, भाई किसका है, करण राय। तो इसका नॉर्मल नेम जो वैरायटी है ब्रासिका की उसकी कॉमन नेम है करण राय। तो करण राय किसका भाई निकलेगा, Praksika का। ऐश्वर्या राय। एक्चुअली मुझे ऐसे याद है कि ऐश्वर्या राय का भाई जो है करण राय, वो ब्रासिका की फैमिली है, ब्रो है। तो करण राय ब्रो से मुझे इस तरीके से याद है। इसी को हम कहते हैं पूसा स्वर्णिम, क्योंकि सबसे सुंदर तो ऐश्वर्या राय है ना दुनिया में। तो नाम ऐसे याद किया मैंने, जिसे व्हाइट रस्ट नहीं होता। ऐश्वर्या राय कितनी गोरी सी है, उसको कभी रस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। दैट्स हाउ आई रिमेम्बर, यू कैन रिमेम्बर इन वट एवर वे यू वांट टू। अब जो कॉलीफ्लावर है, जो गोभी होता है, अगर मैं उसको बिल्कुल साफ कर दूं तो कैसे दिखेगी, वो चमकती हुई व्हाइट व्हाइट। Yes. तो स्नोबॉल की तरह नहीं दिखेगी वो। तो Yo-yo पूसा मैम। स्नोबॉल एंड पूसा शुभ्रा, शुभ्रा याद करना पड़ेगा। अब वो इतनी व्हाइट है ना कि उसको कालक नहीं लग सकती। तो ब्लैक रोट एंड ब्लैक रोट, ये वाला दोनों ब्लैक वाली डिजीजेस इसको नहीं होती, मुझे ऐसे याद है। कॉलीफ्लावर, स्नोबॉल और इसको ब्लैक वाली डिजीज नहीं होती, क्लियर। Yo-yo मैम। काउपी का मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है बताने के लिए, मुझे अजीब तरीके से याद है, वो मैं बता नहीं सकती। तो काउपी से याद है मुझे कोमल, काउ से मुझे कोमल याद है, और कोमल वो है जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होते, ठीक है जी। नेक्स्ट इज चिली। अब जो खाने में मिर्ची डलती है, ऐसा होता है किसी सीजन में हरी मिर्ची दिखती है या हर जगह दिखती है, मैम हर जगह। हर जगह। तो मिर्ची हर बार लगती है ना, इसलिए हम इसे कहते हैं सदाबहार। तो पूसा सदाबहार वो चिली जो हर जगह होती है। और इसको किस किस, ये जो पूछा सदाबहार है इसको वो कौन कौन से डिजीज से रेजिस्टेंट है, चिली मोजैक वायरस, चिली से तो तुम चिली याद रख लोगे, टोबैको मोजैक वायरस से भी, ठीक है। मिर्ची जो खा ले फिर उसके बाद वो कुछ नहीं खा सकता, टोबैको भी नहीं, और लीफ कर्ड। तो इसको ये 3 डिजीजेस नहीं होती। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी की बुक पे हाथ रख के धीरे धीरे हो जाएंगे, ओके। नाउ अगर हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो देखो जो मैंने आपको बताया है वही, फिर भी एक बार इसको थोड़ा सा लीड कर लेते हैं। दैट द रजिस्टर ऑफ द हॉट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज। अगर मैं बोल रही हूँ कि ह्यूमन डिजीज रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है इंसान को वो बीमारी नहीं हो सकती। वैसे प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट है मतलब उसको वो बीमारी नहीं हो सकती, है ना। दैट मीन्स अगर मैंने क्या किया होगा, प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा मॉडिफाई किया होगा ताकि उसको बीमारी ना हो। तो अगले चैप्टर में जेनेटिक्स में ना, आप जो आपका भी बायोटेक का चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ोगे भी कि कैसे प्लांट्स वगैरह को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर। तो हमने स्टेप तो करे थे ना, हम क्या करेंगे, अगर मुझे डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या इकट्ठा करूंगी, जेनेटिक। हाँ तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, जर्म प्लाज्म। फिर मैं सिलेक्ट कर लूंगी, किनको सिलेक्ट कर लूंगी, पेरेंट, सिलेक्टेड पेरेंट जिनको डिजीज नहीं हो रही। फिर मैं क्या करूँ उनके बीच में, मतलब क्रॉस, और उसके बाद जो बच्चे आएंगे मैं उनको इवेलुएट करके रिलीज कर दूंगी मार्केट में, क्लियर। यो मैम। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल है जो यहाँ रखे हुए हैं, जैसे डिजीजेस कॉज बाय फंगाई। फंगस जो होते हैं वो जनरली डिजीज करते हैं रस्ट, कहीं फंगल लग जाए तो रस्ट कर देता है वो। रस्ट क्या, जैसे जंग जलता है वैसा वैसा सा दिखता है। तो जंग कैसा दिखता है, गंदे से कलर का नहीं होता, ब्राउन से कलर का,
यस ब्राउन रेड से कलर का, तो ब्राउन रेड कलर के रोट कर देता है ये, ठीक है। बैक्टीरिया से आपको होता है ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर, वायरस से होता है टोबैको मोज़ैक वायरस एंड टर्नर मोज़ैक, तो मोज़ैक वायरसेस इससे करता है, तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया था मंग बीन पे, बीन्स है ये, दे आर रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ैक वायरस, ठीक है, वायरल के रेजिस्टेंट है ये, एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर इंट्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू एंड येलो मोज़ैक वायरस के रेजिस्टेंट है क्योंकि हमने इसमें म्यूटेशन करवा दिया। तो मंग बीन के प्लांट के अंदर हमने ऐसी म्यूटेशन करा दी है इंटेंशनली कि उसको ये दोनों बीमारियां नहीं होती। दिस इज इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू में मिलेगा ये आपको। Right? अब भिंडी के बारे में बात करते हैं। जो भिंडी होती है वो रेजिस्टेंस है येलो मोज़ैक वायरस के लिए, ठीक है। और ये जो भिंडी है जो येलो मोज़ैक वायरस के लिए रेजिस्टेंट है, इस भिंडी का नाम है प्रभानी क्रांति। तो समझो प्रभानी क्रांति, क्रांति आ गई जब ये भिंडी आई, इसको येलो मोज़ैक वायरस नाम की डिजीज नहीं होती, ठीक है। तो प्रभानी क्रांति आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा, ओके जी। लगाएंगे कलम इसके पीवाईक्यू में लगाएंगे तो यू विल सी नाउ, जैसे आपने पीछे करा था वैसे यहाँ भी है। क्रॉप वेराइटी ब्रेड बाय हाइब्रिडाइजेशन, अब ये देखो ये क्रॉप है मेरा जैसे ब्रासिका, ये उसकी वेराइटी है पूसा गौरव, और ये किसके रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट के रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट पेस्ट मतलब कीड़ा लगने के रेजिस्टेंट है, तो एम्फिड्स इसको अटैक नहीं करते। फ्लैट बीन है जो उसको पूसा सेम 2 पूसा सेम 3 है जिसको एम्फिड और फूड बोरर अटैक नहीं करते। ओखरा भिंडी का नाम होता है, ठीक है। एक प्रभानी कांति स्पेशल वेराइटी ऑफ भिंडी है जिसमें येलो मोज़ैक वायरस नहीं होता। साइंटिफिक नेम भिंडी का ओखरा है। ओखरा को पूसा स्वानी और पूसा A4 है, वेराइटी है उसकी 2, जिसे शूट और फ्रूट बोरर नहीं होता। आई नो ऐसे याद करना मुश्किल है, मतलब मैं कैसे बोल दूं ऐसे याद हो जाएंगे, होंगे नहीं। तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो कि आप पीवाईक्यू लगाओ और एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं ना उस पर हाथ रख के रिवाइज करते रहा करो, तुम्हें धीरे धीरे एक दो करके याद हो जाएंगे, ओके। चलो अब एक टर्म आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। सुना है आपने इसके बारे में? नो देखो तुम मुझे खुद सोच के बताओ कि जो पॉपुलेशन माल न्यूट्रिशन का शिकार है, मेरेस्मस एंड कवाशी और का फर्क पड़ता है? मैम। बता बेटा क्या होता है, बोल बेटा। मैम एक में उसका जो स्टमक है वो पॉट लाइक हो जाता है, हाँ। और दूसरा जो डिजीज है उसमें उसकी रिब्स मतलब साफ साफ दिखाई देती है हमें। बिल्कुल सही, लेकिन बेटा किसकी डेफिशिएंसी से हुआ है ये? मैम न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलता जिसके रिब्स दिखाई देते हैं। हाँ, डेफिशिएंसी किस किस की होती है, कौन से एज ग्रुप में होता है? मैम जो ये फर्स्ट वाला इसमें फर्स्ट से 5 ईयर तक, और उसमें मंथ हाँ। बारे में होती है। 1 से 5 इयर्स तक के बच्चे को होता है, वेरी गुड। और मेरेस्मस मैम मंथ में जैसे 1 लेस देन 1 ईयर का बच्चा होता है, छोटा छोटा बच्चा। गुड गुड, शाबाश। किसने बताया ये? मैम दिव्यांशी आईडी दिव्यांशी, शाबाश। और दूसरा किसने बताया था मुझे क्वाशियो का मेरेस्मस? कौन था बच्चा? प्रीति, शाबाश, राइट। लेकिन इसके बारे में और डिटेल लिख के आना, ठीक है। मैं हिट नहीं देना चाहती क्योंकि तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा लगता है होमवर्क करके आते हो तो, ठीक है। तो बोल बहुत करीब रहे हो, जो तूने बोला ना उसकी रिब्स दिख रही है, तो बैठ के सोचना, पहले सोचना कि रिब्स दिख रही होगी तो किस चीज के शरीर में कमी होगी। और जो पोर्ट बेली बोला है ना, वो एडिमा होता है, सूजन आ जाती है, ठीक है, पानी सा भर जाता है, बच्चा फैट नहीं होता, कमी होती है उसमें न्यूट्रिएंट की। लेकिन न्यूट्रिएंट क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाशियो का मेरेस्मस पे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो देखो अगर माल न्यूट्रिशन चल रहा है, माल न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी है, माल न्यूट्रिशन चल रहा है, मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं एक ट्रक भर के खाना भिजवा सकती हूँ उस कैंप में, ठीक है। वो खाना 1 महीने चलेगा, राइट। अब मैं जो एक ट्रक भर के खाना वहां भिजवा रही हूँ जो 1 महीने चल सकता है, मुझे कैसे खाना भिजवाना चाहिए जिसकी क्वालिटी मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है या जिसमें न्यूट्रिएंट कम है? जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है ना। अब नेचुरली एक लिमिट तक न्यूट्रिएंट है, लेकिन अगर मैं बायोटेक का यूज करके न्यूट्रिएंट का लेवल भर दूं खाने में, तो गोभी देने के बजाय मैं उसको ब्रोकली सप्लाई कर दूं, तो अगर मैं आलू का ऐसी वैरायटी बना दूं जिसमें न्यूट्रिएंट स्टार्च का अमाउंट ज्यादा होता है, तो नॉर्मल आलू भेजना चाहिए या फिर मॉडिफाई आलू भेजना चाहिए? मॉडिफाई, यस। सो किसी भी खाने की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो आप, न्यूट्रिएंट क्वालिटी, उसे हम कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन।
सो बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब है इट इज अ टेक्निक जिस पे क्वेश्चन आ सकता है ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल। तो आप ऐसे क्रॉप ढूंढो जिसमें विटामिन भी ज्यादा है मिनरल्स भी ज्यादा है और उनकी ब्रीडिंग कराओ, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ उसमें प्रोटीन एंड फैट है, क्योंकि देखो जो माल न्यूट्रिशन में है उसको प्रोटीन भी चाहिए और उसको फैट भी चाहिए। आपकी बॉडी को चलने के लिए फैट चाहिए, सूख नहीं सकते हो आप, सही नहीं है वो। तो अगर आपको हाई प्रोटीन हाई फैट की डाइट चाहिए, ठीक है, जिसमें अच्छे से विटामिन एंड मिनरल्स हो, वैसी वाली डाइट को बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप ऐसे ही प्लांट ढूंढ लो जिनमें ये न्यूट्रिएंट है और उनकी वैरायटी आगे बनाते रहो। तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम बायो फोर्टिफिकेशन, कि मैंने ऐसे मम्मी पापा ढूंढे जिसमें अच्छा खासा प्रोटीन था, अच्छा खासा फैट था, उनकी मिक्सिंग कराई और एक ऐसी नई वैरायटी बनाई है जिसमें प्रोटीन और फैट दोनों चीजें। समझ आया? तो हम इसे न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज करने के लिए करते हैं। नाउ ब्रीडिंग की जो न्यूट्रिशन क्वालिटी होती है उसको इंप्रूव करते हैं। तो हम क्या ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हैं? सेकंड क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे तो डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? हम चाहते हैं कि जो प्रोटीन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी है वो बढ़ जाए, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन भी होना चाहिए और उसका कंटेंट भी ज्यादा होना चाहिए। हम चाहते हैं ऑयल का कंटेंट भी उसमें ज्यादा होना चाहिए और अच्छा ऑयल होना चाहिए। हम चाहते हैं विटामिन कंटेंट भी होना चाहिए और मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो खाने के सोर्सेज हमें मिल जाते हैं ना, ये सब इसमें ज्यादा होने चाहिए। तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट हियर, है ना, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लिक एसिड, दे आर कंसर्न विद प्रोटीन, क्योंकि बॉडी को फंक्शन करने के लिए प्रोटीन चाहिए, एंड दे आर कंसर्न विद फैट, क्योंकि बॉडी को स्टेबल होने के लिए फैट चाहिए। फैट नहीं होगा तो बॉडी अपने आप को बचाने में लगी रहेगी। फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैट होना चाहिए डाइट में। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव थे। क्लियर? इसमें जो एग्जांपल आएगा वो आएगा एटलस 66, वेरी इंपॉर्टेंट। बायो फोर्टिफिकेशन से एटलस याद रखना, जैसे ए और बी, तो बी से बायो फोर्टिफिकेशन और उसका एग्जांपल एटलस 66। ये क्या है? इट इज अ व्हीट वैरायटी, व्हीट की वैरायटी है जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से यूज होता था, हाई प्रोटीन कंटेंट की वैरायटी है ये, इसलिए गोल्डन कलर से लिखा, तुम्हें प्रोटीन याद रह जाएगा। ओके, व्हीट है ना, राइट? तो एग्जांपल पे क्वेश्चन आ सकता है। देन देखो, अब आता है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन के एग्जांपल पे क्वेश्चन बनता है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे फूड रिसोर्सेज भी हो जो बहुत डिफिकल्ट ना हो हैंडल करने के लिए और उससे न्यूट्रिएंट मिले। अपना इतना ही काम है कि हम चाहते हैं न्यूट्रिएंट मिले, और इसमें हमारा फोकस भी ज्यादा प्रोटीन के ऊपर होता है। प्रोटीन, फैट, फिर एंड में कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, है ना, उससे ज्यादा चीजें मिल नहीं पाती है। लेकिन हमको ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या चाहिए? प्रोटीन, ठीक है, और फैट चाहिए बॉडी को स्टेबल करने के लिए। सो टू मीट द डिमांड ऑफ फूड एट द रेट एट विच ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमें और सोर्सेज चाहिए फूड के लिए। आलू बनता है लेकिन आलू को उगने में टाइम लगता है, चावल को उगने में टाइम लगता है, तो हमको ना फूड के अच्छे सोर्सेज चाहिए जो जल्दी जल्दी मिल जाए हमें, ठीक है। तो इसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कि ये जो दुनिया में माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन का एक सोर्स है जिसकी हम बात करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। तो एक सेल का प्रोटीन का सोर्स है जो इजीली लोगों को प्रोटीन दे देगा और जिसको उगाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो इसका एग्जांपल है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना इज अ माइक्रोब, छोटा सा माइक्रोब होता, देखा आपने? मैम। ठीक है। तो जैसे आप किसी ऐसे फैक्ट्री में जाओ जहाँ पोटैटो प्रोसेसिंग होती है, जैसे मान लो आप चिप्स की फैक्ट्री में गए, तो पोटैटो को वो पहले धोते होंगे मशीनों में, फिर उसको स्लाइस करते होंगे, ठीक है, या फिर उसको क्या करते होंगे, बेक या बॉईल करते होंगे। प्रोसेस तो ऐसे ही होता है। तो जो स्टार्च उसका बच गया, कभी आपने आलू चावल उबाले हैं घर में? मैम। चावल का पानी होता है, क्या पूछा आपने? चावल का पानी कैसा दिखता है? व्हाइट कलर का थिक सा होता है ना, थिक सा होता है ना, मैम। कि उसके अंदर स्टार्च चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको हेल्दी चावल खाने हैं ना, तो आप चावल को उबालो और उसके पानी को फेंक दो, तो सारा स्टार्च चला जाएगा। तो जो बहुत ज्यादा स्टार्ची डाइट नहीं लेना चाहते, अगर किसी को कमी है न्यूट्रिएंट की, तो चावल को उसको कुकर में बॉईल करना चाहिए, पानी अंदर ही रह जाए। तो जितना भी स्टार्च होता है ना चावल का, वो उसके पानी के साथ चला जाता है जब हम उसको फेंक देते हैं। उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट वही था, वो चला गया ऑलरेडी। अब आप न्यूट्रिशन खाना नहीं खा रहे हो, आप न्यूट्रिशन में कम खाना खा रहे हो, ठीक है। तो जो चावल का पानी होता है उसके ऊपर बहुत आराम से ग्रो कर जाता है स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना को उगाना तो बहुत इजी है। तो फैक्ट्रीज में बहुत आराम से इसको उगा लिया जाता है, एंड इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और इसको कंज्यूम कराया जाता है। तो सोचो अगर माल न्यूट्रिशन की दिक्कत है तो कितनी जल्दी ये उग जाएंगे। इट्स अ माइक्रोब, ज्यादा टाइम लेगा नहीं उगने के लिए, और अच्छे से रिसोर्स मिल जाएगा फूड का। ये मैम। तो सिंगल सेल प्रोटीन का जो टॉपिक है एंड बायो फोर्टिफिकेशन, इसको आप हेल्प बुक से पढ़ के आओगे कल, ठीक है। मैम।
ये वाला भी और हेल्प। आपके पास चैप्टर है हेल्प बुक का? यो मैम। यो मैम ये एनसीईआरटी में नहीं है chapter। मैम है मेरी वाली में। नई वाली में नहीं है, दूसरे में है। मैंने बोला था ना पीडीएफ मुझसे मांग लेना, तुम मांगा नहीं, मैं भूल गई। मेरे से पीडीएफ मांग लेना, ठीक है? आई विल सेंड यू ग्रुप में। ओके गुड़िया। अब आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बड़ी अच्छी टेक्निक है। मैंने तुमको एक बार बताया था कि अगर ये प्लांट है और इसको वायरस लग गया, मैं वायरस लगा दूं, सारी जगह वायरस फैले, प्लांट का कौन सा पार्ट होगा जहां वायरस नहीं मिलेगा आपको? मैम टिप पे टिपर पे एपेक्स पे। एपेक्स पे कौन से सेल मिलते हैं? मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक सेल होते क्या है? मैम जो करते हैं डिवाइड होते रहते हैं। जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं, है ना? कॉन्टिन्यूसली डिवाइड। तो बेटा ये इतनी जल्दी डिवाइड करते हैं कि वायरस को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए दे आर ऑलवेज वायरल। तो अगर मुझे प्लांट को बचाना है तो मैं टिश्यू कल्चर कर दूंगी। तो मैं ये प्लांट मेरे एरिया में रेयर है, इसको वायरस लग गया, मैं क्या करूंगी, इसके टिप उठा लूंगी और इससे पूरा नया प्लांट बना लूंगी। इसे मैं कहूंगी टिश्यू कल्चर। सिर्फ इसलिए नहीं, और भी टेक्निक के लिए यूज होता है। तो टिश्यू कल्चर का क्या मतलब है? आप टिश्यू के एक सैंपल लो और उससे पूरा नया प्लांट बना दो लेबोरेटरी में, जहां पर आपको मिट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लेबोरेटरी में टेस्ट बीकर्स के अंदर बना सकते हो, ठीक है? यो मैम So what is tissue culture? Tissue culture is a technique in which fragments of plant, इसे अंडरलाइन करना है, fragments of plants are cultured। हम उसको कल्चर करते हैं। कल्चर का मतलब पता है क्या होता है? आप खाने का सोर्स दो, जो भी उस ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो सब कुछ दो और उसे ग्रो करने दो, हम उसको कहते हैं हम कल्चर कर रहे हैं। तो आप ये एक्सपेरिमेंट पेट्री डिश में करते हो, तो पेट्री डिश में खाना वाना दे दो और ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने दो, तो उसको कल्चर कहते हैं, ठीक है? तो टिश्यू कल्चर का मतलब है कि मैंने प्लांट का फ्रेगमेंट रखा, जैसे उसका एपेक्स वाले रीजन के सेल रखे, न्यूट्रिएंट दे दिया इसको सारे, उसे ग्रो करने दिया, सनलाइट दे दी, ग्रो करने दिया, तो मैं कहूंगी मैं क्या कर रही हूँ? टिश्यू कल्चर कर रही हूँ, ठीक है? टिश्यू कल्चर मीडियम होता है न्यूट्रिएंट रिच, ठीक है? कौन सा प्लांट उगाना है आपको पता होना चाहिए, उसके पास कौन से न्यूट्रिएंट है। अब इसमें प्लांट फिजियोलॉजी का भी एक पार्ट आएगा, अभी पूछूंगी मैं। तो देखो कैसे किया आपने कि टिश्यू सैंपल को स्क्रैप किया फ्रॉम पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट से हमने उसको निकाल लिया, देखो काट के। फिर टिश्यू सैंपल को प्लेस कर दिया मैंने अगार ग्रोथ मीडियम में, ठीक है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है और हार्मोन भी है, जैसे ऑक्सिन, हार्मोन और भी आएंगे, ऑक्सिन एंड साइटोकिन। देखो ऑक्सिन का मेन काम है रूट्स ग्रो कराना। तो कोई भी कल्चर है ना, पहले उसमें हमेशा प्लांट में रूट आती है, फिर शूट आती है, क्योंकि अगर प्लांट स्टेबल नहीं होगा ना तो ऊपर के बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो हम इसमें हार्मोन देते हैं, पहले ऑक्सिन देते हैं, फिर साइटोकिन भी देते हैं। अब ये जो सैंपल है तो छोटे छोटे प्लांट डेवलप हो गए, और थोड़े टाइम के बाद जब प्लांट थोड़े डेवलप हो जाते हैं ना, रूट बनता है, फिर हम उनको मिट्टी वाली सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जहाँ वो मिट्टी में अपने आप नॉर्मली उगते हैं, जैसे आपके घरों के आसपास उगते होंगे, ठीक है जी? अब एक टर्म आती है एक्स प्लांट। एक्स प्लांट मतलब दूसरा प्लांट, ठीक है? तो एक्स प्लांट का मतलब है एनी पार्ट ऑफ द प्लांट का, जो भी पार्ट है प्लांट का, जैसे एपेक्स ले लिया, उसको मैंने निकाल लिया और उसको मैंने न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया, ठीक है? और इस प्लांट के पार्ट के पास कैपेसिटी है कि ये पूरा प्लांट बना सके, इसको हम कहेंगे एक्स प्लांट। तो ये जो मैं एपेक्स का रीजन बोल रही हूँ ना, दिस इज नोन एज एक्स प्लांट। समझ आया? यो और इसके सेल्स पूरा प्लांट बना सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी होती है, कितने से सेल पूरी बॉडी बना सकते हैं, ऐसे वाले सेल्स की एबिलिटी को हम क्या बुलाते हैं? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, ठीक है? क्लियर? यो आपने ये टर्म ना एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे लास्ट ईयर, टोटीपोटेंसी, ठीक है? अब कुछ टर्म है टिश्यू कल्चर से रिलेटेड। स्लाइड करोगे आप हाँ हाँ, इससे पीछे? यस मैम। ये वाली मैम पीछे वाली। ये वाली हाँ हाँ नहीं हाँ जी, हो गया मैम। ओके। चलो अब इसमें कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कैलस। कैलस क्या होता है बेटे? जब मैंने ये जो मेरा प्लांट था, इस ये जैसे, अरे मैं यहीं से दिखाती हूँ डायग्राम, देखो सारे, देखो ये जो प्लांट है मैंने इसका ये पार्ट ले लिया, लेट्स से इसका पार्ट मैंने जब रखा ना सॉल्यूशन के अंदर, ये एक्स प्लांट है मेरा, इसको मैंने सॉल्यूशन में रखा, तो ये क्या है? छोटे से सेल का गुच्छा है, ये धीरे धीरे बड़ा करेगा। तो जो सेल का गुच्छा है ना, जिसकी कोई शेप नहीं है, आप अभी इसको देख के बता नहीं सकते रूट का है, स्टेम क्या है, क्या बनेगा, कुछ नहीं है, बस सेल का गुच्छा से तैर रहा है, इसको हम कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? So callus is an unorganized mass of tissue. Unorganized mass of tissue कह लो, ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू। तो टिश्यू का ऐसा मास है जिसमें आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा,
इसे हम कहते हैं कैलस। क्लियर? Yo-yo ma'am. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है? एनीवन नो? नहीं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन हाँ, की तरह होगा। आर्टिफिशियल प्रोसेस है ये, सारे आर्टिफिशियल प्रोसेस ही है। टिश्यू कल्चर है ये आर्टिफिशियल प्रोसेस। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट वेजिटेटिवली, तो प्लांट को वेजिटेटिवली बनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर नहीं रहे, है ना, थ्रू टिश्यू कल्चर, राइट। तो हम हमारा पर्पस क्या है ना, थोड़ा सा प्लांट बना लेते हैं, उसमें इतना हो जाए ना कि स्टेम और रूट बन रही है, फिर हम उसको मिट्टी में डाल देते हैं, तो उसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन में प्लांट की फॉर्मेशन करता है। नाउ ये जितने भी सेल्स होते हैं, ध्यान से सुनना ये बात, each of these plants will be genetically identical to the original plant। अगर मैंने ये गाजर से निकाला था, गाजर ए से, इससे निकल के यहाँ पर प्लांट बन गया नया वाला, ये देखो, तो जेनेटिकली ये दोनों सेम होंगे क्योंकि तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करी ही नहीं ना, बिल्कुल सेम ही तो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही तो है, दिस इज माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये जो होंगे जेनेटिकली सेम होंगे, इसलिए हम इन्हें कहते हैं सोमा क्लोन्स। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? सोमा क्लोन्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्लियर? Yo-yo ma'am. अब इसके बारे में आपको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुना। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग हाइब्रिड प्लांट बाय फ्यूजिंग आइसोलेटेड सोमैटिक प्रोटोप्लास्ट इन ए लैब सेटिंग। दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड। तुमने क्या किया, इनका प्रोटोप्लाज्म मिक्स कर दिया। बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द प्रोटोप्लाज्म, पहले तो ये बता दो फर्क। मैम साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से बाहर होता है और प्रोटोप्लाज्म अंदर होता है न्यूक्लियस से। किसने बताया? पायल। गुड, आधा सही है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल लिक्विड, जो सेल का लिक्विड होता है, जो पूरा पूरा सेल लिक्विड होता है एक्सेप्ट न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ही जितना लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, पर जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। वो नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साइटोप्लाज्म ही तूने ऐड करना है, ठीक है? यो मैम। Yo-yo ma'am. तो तुमने इस प्रोसेस में क्या किया, तुमने फ्यूजन करा दे प्लांट या वेजिटेटिव सेल अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, मतलब जो उनके प्रोटोप्लाज्म है ना, तुमने उनके प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन करा दी। जैसे प्लांट ए है, ठीक है, हमने क्या किया, एक प्लांट का प्रोटोप्लाज्म लिया, देखो न्यूक्लियस भी है ना सेंटर में और उसका साइटोप्लाज्म है, और दूसरे प्लांट का प्रोटोप्लाज्म लिया, इनको फ्यूज करा दिया। फ्यूज करा के आपने इसका नया सेल बना दिया, तो दिस इज सोमैटिक हाइब्रिड सेल। तो इसे हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। समझ आया? यो तो ये सब मैं कैसे करूंगी, ये सब मैं टेस्ट ट्यूब उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हुए करूंगी, तो बहुत ही बारीकी वाला प्रोसेस है ये। यो इसी से एक एग्जांपल है, फिर खत्म हो गया तुम्हारा। पोमैटो सुना है किसी ने? Yo-yo ma'am. क्या होता है ये? मैम। पोटैटो मैम एक प्लांट होता है जिसपे पोटैटो और उसकी जो जड़ रूट्स में जो होते हैं टोमेटो और पोटैटो एक साथ लगते हैं, मतलब हाइब्रिड है ये फ्यूजन है वो, प्लांट। हाँ। वेरी गुड, फ्यूजन है ये। तो इसी को जो पीछे टेक्निक है ना सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसी की मदद से बनाइए। तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ टोमेटो, ये टोमेटो है हमारा, टोमेटो प्लांट, और जो प्रोटोप्लाज्म है पोटैटो, पोटैटो प्लांट का, सॉरी ये रहा टोमेटो, ये रहा पोटैटो, इन दोनों के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कर दिया, प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करिए, और जो हाइब्रिड आया हमारे पास दैट इज नोन एज पोमैटो। ठीक है, Yo-yo. देखो ये बीच बीच में आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिनकैरियोसाइट्स ये सब नहीं पूछेंगे, ये बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसे इग्नोर कर सकते हो, इसे इग्नोर कर सकते हो, याद रखना है पोटैटो टोमेटो प्लांट से आपको पोमैटो मिलता है। ठीक है, यो मैम। ऐसा किया क्यों होगा? पोटैटो के स्टार्च को टोमेटो के न्यूट्रिएंट से मिक्स करके एक वैरायटी बनाना चाहते थे कि जिन लोगों के पास पोटैटो और टोमेटो अलग अलग खरीदने के पैसे ना हो, वो एक ही से सारे न्यूट्रिएंट ले ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन नहीं है। हमने सोचा ना हम ऐसा बनाएंगे, लेकिन हर बार हाइब्रिड सक्सेसफुल नहीं होते, और मोस्टली हाइब्रिड सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। एक तो हमने डिजाइन किया ना, भगवान ने नहीं बनाया, जो नेचर ने बनाया वो सक्सेसफुल है, जो हम बनाते हैं हर बार सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो कमर्शियल यूटिलाइजेशन में यूज हुआ नहीं, बट देयर वाज समथिंग जो कभी बना था, पोमैटो। ठीक है जी,
तो मैम इस पे यो यो है पोटैटो टोमेटो। नहीं बेटा, इसमें जो पोमैटो लगा है ना, पोमैटो के पास फीचर होते हैं टमाटर और पोटैटो जैसे दोनों। तो दिखता किसकी तरह है? ले ले पोमैटो पिक्चर, हमारे बच्चे देखना चाहते हैं कैसे दिखता है पोमैटो। देख रहे बेटा, धोखे जैसे लग रहा है। यो यो मैम। यो यो ये नहीं है अच्छी पिक्चर, अच्छी पिक्चर नहीं दिखा रही, मिस गाइडिंग पिक्चर है ये। देख, देखने में पोटैटो जैसा है लेकिन अंदर से टमाटर जैसा है। यस मैम। मैं तो इसी में कंफ्यूज हो जाऊंगी अब मैं इसको सब्जी में डालूं ना डालूं। है ना। So that was all about strategies of enhancement in food production. Clear है आपको? What I'm expecting from you is what you have to do is first अपना पेपर देखो, फुल मार्क्स उसमें जिसने आए थे वो लिख लो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मैं उनको बोल देती हूँ आपको प्रोवाइड करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको क्लास में मैं बता दूंगी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स अगर किसी को जरूरत होगी तो, ठीक है। सो आप अपने सब्जेक्ट अपना पूरा मार्क्स लिखो, देखो आपको कहाँ अचीव करना है और उसको सेट करो, क्योंकि ऐसे नीट निकलेगा नहीं, लेकिन इतने मंथ है कि नीट एम्स लेवल पे निकल जाए, एंड आई एम नॉट किडिंग, निकल जाएगा। और मैंने तो तुम्हें कहा था ना हम लोग साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं झूठ नहीं बोल रही थी, हम सच में साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कल क्वेश्चन लगाएंगे, मैं भी प्रैक्टिस करूंगी, तुम भी उस प्रैक्टिस से सीखोगे, राइट। तो सारे क्वेश्चन लगा के जाएंगे और कल हम अच्छे से इसे सीखेंगे, करेक्ट। तो अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कल तुमको बोलूंगी 6 से 7 के बाद हम क्लास रख ले, 8:15 से 9:30 तक आओगे? जो बच्चे सीधा क्लास लगाने आते हैं वो बच्चे आ पाएंगे स्कूल के बाद? आ पाओगे? अगर बेटा नहीं आ पाओगे तो फिर उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग ले लेना, लेकिन क्वेश्चन लगा लेना, है ना, छोड़ना मत। मैम सपोज लेक्चर कंबाइन होगा कि मतलब हाँ, हमारी क्लास का ही होगा सिर्फ? तुम्हारी 6 से 7 वाली क्लास जो होगी